Hello everyone. Today we are here with chapter number 4, The Wise Parrot, class 5th, book संतूर। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करी थी। इस बार हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसकी जो बुक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Why did the merchant keep the parrot in a cage of gold? यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, वो अपने पैरेट को सोने के पिंजरे में क्यों रखता था। तो यहाँ पे हम आंसर कर सकते हैं कि द मर्चेंट केप्ट द पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड। क्वेश्चन हमारा पास्ट की फॉर्म में है, इसीलिए हम कीप को केप्ट में चेंज कर देंगे। तो द मर्चेंट केप्ट द पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड because he loved it and he was afraid of would fly away। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था और वो डरता था कि क्या पता वो उड़ जाए, इसलिए वो क्या करता था, उसको केज ऑफ गोल्ड यानी उसको पिंजरे में बंद रखता था। सेकंड, व्हाट मेड द पैरेट अ फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट। कि भाई पैरेट की ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे कि जो मर्चेंट था उसको वो बहुत पसंद था, फेवरेट था, उसका फेवरेट पेट था। हो सकता है उसके पास इसके अलावा और भी पेट हो, लेकिन उसको पैरेट सबसे ज़्यादा फेवरेट था। क्यों? हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में जैसे कहा गया था कि भाई उसको वो टॉकेटिव भी था, ब्राइट भी था और वो शार्प माइंड भी था, उसको एंटरटेन भी करता था, वो स्टोरीज़ कभी कभी सॉन्ग सुनाता था, तो इस वजह से वो उसको प्यारा था। तो हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं कि इट यानी कि द पैरेट, इट वॉज चेयरफुल, वाइज, ब्राइट एंड एंटरटेन द मर्चेंट विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। कि वो बहुत ही चेयरफुल था, वाइज था, ब्राइट था और सबसे अच्छी बात कि वो उसको एंटरटेन करता था, किसको, मर्चेंट को, विद हिज स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मैसेज डिड द पैरेट आस्क द मर्चेंट टू कन्वे टू इट्स फ्रेंड्स। कौन सा मैसेज है जो वो कन्वे करना चाहता था अपने फ्रेंड्स को मर्चेंट के थ्रू। जब मर्चेंट यात्रा पर जा रहा था तो पैरेट्स के पास वो आया, वो बोला कि मैं तुमको क्या चीज़ ला के दूँ, तुम्हारी क्या चीज़ तुमको खुश करने के लिए मैं ला सकता हूँ। तो उसने कहा था कि भाई मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं खुली आकाश में उड़ना चाहता हूँ। लेकिन मर्चेंट बोला कि तुम मुझे बहुत प्यारे हो, मैं तुमसे भाई दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं तुमको नहीं छोड़ सकता। तो पैरेट ने कहा ठीक है, आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन मेरा एक मैसेज है, आप मेरे जो फ्रेंड्स मिलेंगे रास्ते में उनको दे देना। तो वही यहाँ पे यही क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो क्या मैसेज था जो पैरेट मर्चेंट के द्वारा अपने फ्रेंड्स को कन्वे करना चाहता था। तो यहाँ पे हम आंसर क्या करेंगे, द पैरेट said to merchant, when you see my friends in the jungle, tell them he sends them greeting from his cage। उसने क्या कहा था कि जब तुम जंगल में जाओ और मेरे फ्रेंड्स को देखो तो उनको tell them, उनको कहना कि he sends them greeting from his cage, कि वह अपने पिंजरे से ही उनको अभिवादन भेज रहा है, नमस्कार कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरेट्स। कि भाई पैरेट का जो मैसेज था, मर्चेंट ने अदर जो पैरेट्स थे जो जंगल के थे उनके पास उसका मैसेज कन्वे तो कर दिया, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, मैसेज उनको देने के बाद आगे क्या हुआ, हमको ये आंसर बताना है कि व्हाट हैपेंड after the merchant gave the message to the parrots। So we write here, तो उसने क्या कहा कि after the merchant delivered the message to the parrots, one parrot fell to the ground appearing dead। एक बार दोबारा से करेंगे हम इसे कि after the मर्चेंट का जो मैसेज है मिलने के बाद, डिलीवर्ड द मैसेज, जब मर्चेंट ने डिलीवर्ड यानी कि मैसेज दे दिया, टू द
अदर पैरेट्स, जो दूसरे पैरेट्स थे उनको, वन पैरेट फेल टू द ग्राउंड, जो एक पैरेट था, यहाँ हम देखेंगे कि जो पैरेट्स बैठे थे पेड़ के ऊपर उनमें से एक जो पैरेट था वो धरती पर गिर गया। तो आफ्टर डिलीवरिंग द मैसेज टू द अदर पैरेट्स, वन पैरेट फेल टू द ग्राउंड अपीयरिंग डेड, यानी कि एक पत्थर के समान वो ऊपर से नीचे गिर गया, जिससे कि लग रहा था कि वो वहाँ पे एट ए टाइम मर ही गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द पैरेट एस्केप फ्रॉम द केज। अब लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर की एंडिंग में हमने क्या देखा था कि भाई मैसेज मिला उन पैरेट्स को, इधर से फिर मैसेज आके जो मर्चेंट है वो अपने पैरेट को दे रहा है, अपने पेट को दे रहा है कि मैंने तुम्हारा जो मैसेज था उनको दिया और ऐसे ऐसे हुआ, उनमें से एक पैरेट जो है धरती पर आके गिर गया। तो अब जैसे ही पैरेट ने ये सुना तो उसके बाद क्या हुआ, हाउ डिड द पैरेट एस्केप फ्रॉम द केज, वो भाग तो गया, लास्ट में वो अपने पैरेट जो है वो अपने पिंजरे से भागने में कामयाब तो हो गया, लेकिन वो कैसे भागा, हाउ डिड। ओके, सो वी आंसर इट, द मर्चेंट बिलीविंग द पैरेट वॉज डेड। यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे ही उसने उसका मैसेज सुना कि एक पैरेट जो है पेड़ पे से नीचे गिर गया और मर गया, उसने उसको इसी तरह बताया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि द मर्चेंट, जैसे ही मर्चेंट, अब वहाँ पे इसका जो पैरेट है वो क्या करता है, मर्चेंट का, जैसे ही वो सुनता है वो अपने पिंजरे में ही, पिंजरे की जो सतह होती है, पिंजरे की सतह पर ही उसी में बैठे बैठे वो भी वहीं पे गिर जाता है। ओके, तो ये सब देखने के बाद मर्चेंट जाता है, पिंजरा खोलता है और उसको बाहर निकालता है और अपने घर की खिड़की के पास ले जाकर उसको लिटा देता है। जैसे यहाँ पे खिड़की है वो यहाँ भी उसको लिटाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि द मर्चेंट बिलीविंग द पैरेट वॉज डेड, द मर्चेंट था उसको तो लगा कि जो तोता है उसका मर गया, बट मतलब कि उसने उसको सोचा कि वो मर गया। प्लेस्ड इट ऑन द विंडो सिल, खिड़की की जो चौखट होती है, ओके, तो विंडो सिल वो हुआ, तो खिड़की की चौखट जो होती है चारों साइड बाउंड्री जैसी बनी होती है, वहाँ पे उसको ले आता है। द पैरेट देन अप ओपन इट्स विंग, पहले तो वो स्टर्ड करता है, स्टर्ड यानी कि हिलता है धीरे धीरे। ओके, उसके बाद से क्या करता है, स्ट्रेच उसके अपने जो विंग्स हैं, यहाँ पे क्या करता है, द पैरेट देन ओपन इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे सक्सेसफुली एस्केपिंग, यानी कि वो पहले थोड़ा सा हिलता है, उसके बाद अपने पंख खोलता है और खुले आकाश में सफलतापूर्वक उड़ जाता है, एस्केप वहाँ से भाग जाता है, चला जाता है, उड़ जाता है। ओके, सो क्वेश्चन आंसर है, आई होप आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे थिंक एंड डिस्कस। यहाँ हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, आपके टीचर आपके क्वेश्चन पढ़ के बताएंगी, एज ए टीचर आप पढ़ के बताएंगे, बच्चे उसको डिस्कस करेंगे, आप उनको हेल्प कर सकते हैं। इफ़ यू वर द मर्चेंट हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द पैरेट्स रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम, कि अगर आप मर्चेंट होते, ठीक है, तो आप जो पैरेट ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप उसको फ्री कर दो, फ्री यानी कि उसको छोड़ दो, खुले आकाश में छोड़ दो उड़ने के लिए, वो अपनी स्वतंत्रता ही तो मांग रहा था कि मैं पिंजरे में नहीं रहना चाहता, मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं था कि हाँ वो भी बंद है एक पिंजरे में, उसको भी खुले आकाश में उड़ने का मन है। तो यहाँ पे जो पैरेट है वो रिक्वेस्ट करता है अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। तो अगर हम उसकी जगह होते, मर्चेंट की जगह, तो हम क्या करते हैं, तो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड द पैरेट्स फीलिंग एंड विल ओपन द केज राइट अवे, कि अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं वहाँ पे होती तो ठीक है, मुझे कितना भी प्यारा है, लेकिन अगर मुझे कोई बंद करके रखेगा तो मुझे भी ये बर्दाश्त नहीं होगी। तो इफ़ आई वर देयर आई अंडरस्टैंड द पैरेट्स फीलिंग, मैं उसकी फीलिंग को समझती, एंड विल ओपन द केज राइट अवे, और तभी के तभी जो पिंजरा है उसका दरवाज़ा मैं खोल देती। कैन यू थिंक ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन वेयर इंटेलिजेंस इज मोर यूजफुल देन स्ट्रेंथ। क्वेश्चन का मीनिंग ये है यहाँ पे कि क्या आप किसी रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पे हमारी बुद्धिमानी, हमारे शरीर की जो ताकत है
उससे ज़्यादा काम आई हो। यानी कि शरीर की ताकत भी ज़रूरी है, बुद्धिमानी भी ज़रूरी है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन हो जहाँ पे हमारा माइंड ज़्यादा काम करे हमारी बॉडी से, हमारी सोच वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करे। बहुत सारे रियल लाइफ हमारे हैं, हम क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे कोई चोट पहुंची है तो कैसे हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। अगर हम किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो हम उस सिचुएशन से अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसी जगह पे ही हमारी जो इंटेलिजेंस है वो शो होती है। इसके बारे में आप सब लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पैरेट फ्रॉम द चैप्टर वॉज एक्चुअली वाइज अकॉर्डिंग टू यू, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सा पैरेट है, इस चैप्टर में कौन सा पैरेट है जो कि एक्चुअली में, सच में, असली में जो है वो वाइज है। वाइज यानी बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो इन माई कंसर्न वन ऑफ द पैरेट फ्रॉम द ग्रुप, यानी कि वो पैरेट जो ग्रुप में थे जंगल में, उनमें से जो वो पैरेट था जो मर्चेंट का मैसेज सुनते ही पेड़ पर से नीचे गिर गया, मेरे हिसाब से वो पैरेट जो है वो सबसे वाइज पैरेट है। ओके, नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट पेज। Let's learn. Fill in the blanks with suitable phrases given in the box to make a meaningful paragraph. यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसमें कौन से हमारे फ्रेजेस है वो यूज़ होने चाहिए, उसको हम बात करेंगे। One winter morning, as I dash off my home, I saw that the snow was dash the place. यानी कि एक सर्दियों की सुबह में मैं अपने घर से बाहर, स्टेप्ड आउट आएगा यहाँ पे, कि जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकला, आई सॉ दैट द स्नो वॉज डैश द प्लेस। स्नो जो है चारों तरफ बाहर फैली हुई है। वाइल वॉकिंग अप हिल टुवर्ड्स माई शॉप, आई डैश अ स्मॉल पपी। जैसे ही मैं अपने पहाड़ी के ऊपर मैं अपनी शॉप पे जा रहा था, मुझे केम अक्रॉस यानी कि रास्ते में मुझे एक क्या मिला, स्मॉल पपी। इट्स लेग वॉज इंजर्ड एंड इट वॉज डैश कोलैप्स। उसका जो लेग था एक, वो बुरी तरह से इंजर्ड था और इट वॉज अबाउट टू कोलैप्स। अबाउट टू कोलैप्स मतलब बेहोश होने वाला था। बीइंग इन पेन इट वॉज अनेबल टू डैश, यानी कि दर्द के मारे वह स्टैंड अपराइट, स्टैंड अपराइट यानी वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अनेबल टू स्टैंड अपराइट यानी कि अनेबल, खड़ा ना हो पाना। ओके, सो आई डिसाइडेड टू टेक इट होम एंड डैश। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे घर ले जाऊंगा एंड लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, विथ गुड केयर ऑल इट्स पेन डैश। अब उसकी देखभाल के बाद जो उसका दर्द है वो कहा क्या हुआ, दर्द चला गया, वेंट अवे। ओके, नेक्स्ट कंप्लीट द सेंटेंसेस, द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे हमें कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं। ओके, कि हम ग्रुप्स के लिए कौन से वर्ड, नाउन चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि उसके 5 पार्ट्स है, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल। ओके, तो उसी में से एक है कलेक्टिव, यानी कि नाउन्स में, यानी कि कुछ जैसे कॉमन नाउन्स हो गए, 1 पर्सन के हम नेम ले सकते हैं, बट कलेक्टिव में जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं तो उस ग्रुप को एक स्पेशल नेम दिया जाता है। उसमें थिंग्स भी होती है, प्लेस भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन को मिलाकर पीपल बोला जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम कुछ कलेक्टिव नाउन्स करेंगे। जैसे फर्स्ट दिया गया है, अ डैश ऑफ पैरेट्स केम टू द फॉरेस्ट। डैश ऑफ पैरेट्स यानी कि फ्लाइट, पैरेट्स का जो ग्रुप होगा जहाँ पर एक साथ झुंड में बहुत सारे पैरेट्स होंगे, उनको हम फ्लाइट का नाम देंगे। ओके, आई सॉ डैश ऑफ शीप इन द फील्ड। शीप के लिए हम फ्लॉक वर्ड का यूज़ करते हैं। जो शीप, जो भेड़ होती है, उनके झुंड को हम फ्लॉक बोलते हैं। अ डैश ऑफ वुल्व्स वॉज हाउलिंग लाउडली। वुल्व्स यानी भेड़िए जो होते हैं, उनके झुंड को, उनके ग्रुप को हम पैक बोलते हैं, कि जो भेड़ियों का झुंड है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से हाउलिंग कर रहा है। हाउलिंग यानी जो वुल्व्स साउंड निकालते हैं उसको कहा जाता है। वी गेव अ डैश ऑफ फ्लावर टू द चीफ गेस्ट। फ्लावर्स अलग अलग हों और जब हम उसको इकट्ठा करके फूल वाले से बनवा के लेके आता है तो हम उसे बुके का नाम देते हैं। ओके, तो वी गेव अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू द चीफ गेस्ट। अ डैश ऑफ बीज होवर्ड अराउंड द फ्लावर्स। तो बीज का जो ग्रुप होता है उसे बोला जाता है स्वाम, कि
स्वार्म ऑफ बीज जो है वो फ्लावर्स के ऊपर हॉवर्ड कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं. एंड डैश ऑफ आंट्स इज मूविंग टुवर्ड द एंट हिल. जो एंट्स होती हैं, चींटियाँ होती हैं, उनके ग्रुप को हम देखते हैं ना एक लाइन में चल रहे हैं, या फिर ग्रुप भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं एक साथ वो, तो उसको हम आर्मी बोलते हैं. आई हेल्प माई मदर फाइंड अ डैश ऑफ कीज़, कि मैंने अपनी मदर की हेल्प करी क्या ढूंढने में, चाबियों का गुच्छा. चाबियों का जो गुच्छा, जो की रिंग के अंदर चाबियां डाल के रखते हैं बहुत सारी, तो उसे हम बंच बोलते हैं. ओके. और नेक्स्ट पेज, रीड द फॉलोइंग. पहले हम इसे रीड करेंगे. आई हैव कम फ्रॉम जलंधर. द अंडरलाइन पार्ट टेल्स अस that the action of coming from Jalandhar took place sometime in the recent past. यानी कि ये जो पार्ट अंडरलाइन किया गया है, आई हैव कम फ्रॉम जलंधर, यानी कि ये ऐसा है. देखिए हैज़ हैव का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. ओके. तो ऐसा काम जो कुछ समय पहले ही हुआ है अभी. ओके. वो कह रहा है कि मैं अभी जस्ट आया हूँ. ओके. रीता हैज़ read all the poems written by सरोजनी नायडू. कि रीता जो है उसने सारी पोएम्स सरोजनी नायडू द्वारा लिखी हुई उसने पढ़ ली है. द अंडरलाइन पार्ट टेल्स अस अबाउट एन एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग. यहाँ पे दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बट इज स्टिल रेवलेंट इन द प्रेजेंट. यानी कि पास्ट में वो काम हो चुका है, बट हम प्रेजेंट में उसकी बात कर रहे हैं, और वो प्रेजेंट में रेवलेंट भी कर रहा है. हम उसी काम का जो है वो पहले कर चुके हैं, उसी की बात हम अब कर रहे हैं. द अबव सेंटेंसेज हैव यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कि दोनों सेंटेंस 1 और 2 दोनों में जो हमने यूज़ किए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया. वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट. हम क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं? एक्शन दैट वर कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट. यानी कि अभी कुछ समय पहले या रिसेंटली हाल ही में कोई हमने काम किया है, उसकी हम बात करते हैं तब. एक्शंस और एक्सपीरियंस दैट हैपेंड इन द पास्ट बट अफेक्ट द प्रेजेंट. यानी कि ऐसे काम जो हमने पास्ट में किया है और वो हमारे प्रेजेंट में भी हमको अफेक्ट कर रहा है, उसका हम पर प्रभाव पड़ रहा है, वही हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे. ओके. अब इसका रूल क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, जो उसमें वर्क जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जो वहाँ पे काम कर रहा है उसके बारे में. हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हैज़ हैव. वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा. और हम ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है या सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसके बारे में हम लिखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. First is I dash Delhi many times. It is a city with many historical sites. देखिए इसमें हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे. वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है विजिट. ओके. तो विजिट की फर्स्ट फॉर्म होती है विजिट, सेकंड विजिटेड, थर्ड विजिटेड. ओके. तो आई के साथ हमेशा हम हैज़ का यूज़ नहीं करते, हैव का यूज़ करेंगे. ओके. तो आई हैव विजिटेड दिल्ली मैनी टाइम्स. इट इज़ अ सिटी विद मैनी हिस्टोरिकल साइट्स. यानी कि मैं दिल्ली कई बार जा चुका हूँ. तो दिल्ली जो है बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल साइट्स हैं वहाँ पर. ठीक है. नेक्स्ट पेज पर माई फ्रेंड ओशांगला इज़ एन आर्टिस्ट. शी डैश पिक्चर्स ऑफ 10 मोन्यूमेंट्स. अगेन देखिए ही, शी, इट, इनके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं. आई, यू, दे, वी, इनके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे शी है. तो माई फ्रेंड ओशांगला इज़ एन आर्टिस्ट. शी हैज़ ड्रू की जो फॉर्म होगी वो होगी ड्रॉन. ओके. ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन होता है. तो ड्रॉन pictures of 10 monuments. Third is my Mr. June dash a new car. कि मिस्टर जून ने जो है वो एक नई कार खरीदी थी. यानी कि उनके पास वो है भी अभी. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी का नेम आएगा तभी भी हम हैज़ का यूज़ करेंगे. तो मिस्टर जून हैज़ बॉट अ न्यू कार
आई डैश माई होमवर्क एंड माई ब्रदर डैश फॉर हिज टेस्ट, कि मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरा भाई जो है अपना काम रिवाइज कर चुका है। ठीक है, तो आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, माई ब्रदर हैज़ रिवाइज्ड फॉर हिज टेस्ट। एंड लास्ट इज दे डैश लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स। तो दे के साथ मैंने बताया अभी आपको कि हैव का यूज़ होगा, तो दे हैव रिटन, राइट की फॉर्म हो जाएगी रिटन, लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स। Okay, this part is here for reading, so read it carefully. Okay, on next page here listen and repeat. Okay, यहाँ पे हम दोनों टेबल्स दी गई हैं, इसको पढ़ेंगे। और अब देखिए, टेल टॉयल, बेल बॉयल, एल ऑयल, फेल फॉयल, केन कॉइन, सेल सॉयल। अब देखिए यहाँ पे ए की साउंड आ रही है, जैसे ए की साउंड है टेल, बेल, एल, फेल, केन, सेल। और यहाँ हमारी आ रही है ओ की साउंड, टॉयल, बॉयल, ऑयल, फॉयल, कॉइन, सॉयल। तो ऐसे हम साउंड से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमें यहाँ पे एक इमेजिनेशन दी गई है, इसको हमको पूरा करना है कि इन द स्टोरी यू रीड हाउ द पैरट ट्रिक्ड द मर्चेंट इनटू रियलाइजिंग इट, बट द स्टोरी डज नॉट एंड हेयर, यूज़ योर इमेजिनेशन टू कंप्लीट द पैरट स्टोरी। यानी कि स्टोरी के एंड में हमने देखा कि कैसे जो पैरट है उसने मर्चेंट को अपनी बातों में फंसाया और कैसे वो वहाँ से निकल के भाग गया। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे हमको थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके हमको बताना होगा कि उसके बाद क्या हुआ। ओके, आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द गोल्डन केज, यानी कि अपने सोने के पिंजरे से निकलने के बाद पैरट के साथ क्या हुआ। द पैरट डिसाइडेड टू फ्लाई अवे, वो उड़ गया। फिर हम लिख सकते हैं कि द पैरट विल रीच द जंगल टू मीट हिज फ्रेंड हु गेव एन आइडिया टू एस्केप फ्रॉम द गोल्डन केज। दोबारा पढ़ेंगे हम एक बार कि वहाँ से निकलने के बाद पैरट कहाँ, हमको क्या लगता है कहाँ जा सकता है। द पैरट विल रीच द जंगल टू मीट हिज फ्रेंड, कि जो पैरट है वो जंगल में अपने दोस्त के पास जाएगा मिलने के लिए। हु गेव एन आइडिया टू एस्केप फ्रॉम द गोल्डन केज, जिसने उसे एक आइडिया दिया सोने के पिंजरे से बाहर निकलने का। अब यहाँ पे लेट्स अस डू, यहाँ पे अ बर्ड फीडर इज एन ऑब्जेक्ट यूज टू कीप फूड फॉर बर्ड्स। यू माइट हैव सीन बर्ड फीडर्स प्लेस्ड आउटसाइड इन बालकनीज, गार्डन और पार्क्स टू अट्रैक्ट एंड फीड बर्ड्स। बर्ड फीडर वो होता है जो हम आर्टिफिशियली बना के बर्ड्स के लिए रखते हैं, जिसमें कुछ खाना होता है, उनके लिए कुछ पानी होता है, ताकि गर्मी का टाइम एक ऐसा होता है जिसमें हर जगह बर्ड्स को फूड नहीं मिलता, वाटर नहीं मिलता, तो हम उसमें भर के रख देते हैं। उन्हीं को बर्ड फीडर कहा गया है। कि हमने देखा होगा कि हम अपने घर के बाहर बालकनीज़ में, गार्डन में, पार्क में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं बर्तन में, चाहे हमने अपने घर में आर्टिफिशियली बना के रखा हो बर्ड फीड, उसमें हम रख के टांग देते हैं। दे आर फिल्ड विद सीड्स, ग्रेन्स और नट्स एंड प्लेस्ड इन सेफ लोकेशन टू हेल्प बर्ड फाइंड फूड ईजिली। हम उसको भर के अपने घर में या किसी भी ऐसे हिस्से में रखते हैं, घर से बाहर हो, घर के अंदर हो, जहाँ पे जो बर्ड है वो इजीली वहाँ पहुँच सके और खा सके। अब देखिए, लुक एट द पिक्चर ऑफ बर्ड फीडर गिवन बिलो एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल यूज टू मेक देम। यहाँ पे अलग अलग हमको बर्ड फीडर्स दिए गए हैं, ठीक है। हमको देखना है और बताना है कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम एक जार जैसा है, इसके अंदर जगह बना रखी है, इसमें बर्ड फीडर्स बीज डाल रखे हैं। बर्ड जो है अपनी चोंच से इसके अंदर उसमें से निकाल सकता है जो ग्रेन्स हैं, जो सीड्स हैं वो। यहाँ पे क्ले पॉट है, ये मिट्टी का एक बर्तन, उसमें 3 स्ट्रिंग्स बांधकर हम अनाज रख सकते हैं। यहाँ पे भी एक उल्टी बॉटल करके रखी गई है, धीरे धीरे उसमें से गिरता होगा ग्रेन, बर्ड्स आके खा सकते हैं। यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक्स की हेल्प से स्ट्रिंग बांधकर पेड़ की मतलब झाड़ी में हम उसको टांग के बर्ड्स के लिए फूड रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोकोनट कप्स हैं, कोकोनट शेल जो होते हैं उसके अंदर हम बना के रख सकते हैं। वुडन लॉग्स है, वुड का पीस है, ठीक है, उसका हॉलो पार्ट है जिसमें बर्ड्स के लिए हम करके पेड़ पे टांग सकते हैं।
देखिए यहाँ पे कप एंड सॉसर है, उसके अंदर भी रख सकते हैं हम। क्ले पॉट है, क्ले पॉट में हम पानी डाल के रख सकते हैं। यहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल बॉटल टाइप है, उसके अंदर रख सकते हैं, चिड़िया के बैठने के लिए जगह हो सकती है। तो इस तरह से कई तरह के बर्ड फीडर्स होते हैं जिनको हम अपने घर के बाहर प्लेस कर सकते हैं। किस लिए? बर्ड की फीडिंग के लिए। जो बर्ड्स गर्मियों के समय में, चाहे ऐसे मौसम में जहाँ पे पानी की कमी है, फूड कम है, वहाँ पे हम ऐसे रख सकते हैं ताकि कुछ जो बर्ड्स हैं उनकी हेल्प हो सके, हम कुछ उनके लिए कर सकें। नेक्स्ट पेज पर कुछ बर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं और कहा गया है कि चूज़ एनी टू ऑफ अबव एंड फाइंड आउट अ फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट देम। जैसे पैरट है, मकाओ, स्पैरो, क्रो, ऑस्ट्रिच, सीगल, पीजन, फ्लेमिंगो, वीवर बर्ड, टेलर बर्ड। यहाँ पे कुछ बर्ड्स के बारे में दिया गया है और कहा गया है कि किन्हीं भी 2 को आप चूज़ करो और उनके बारे में आप कुछ भी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे लिख सकते हो। तो आई होप ये आप अपने आप से कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।